गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द होलसेल इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन इंडिया इन जुलाई 2023? जुलाई 2023 में भारत में थोक मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है? तो WPI बेस्ड इन्फ्लेशन एक बार फिर से निगेटिव रहा चौथे मंथ में लगातार, और ये वैल्यू थी -1.36% पे इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, और ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ईज देखा गया, कम हुई हैं, और जो फूड आर्टिकल्स हैं उनके प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे टमाटर की प्राइस कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी है। और WPI बेस्ड इन्फ्लेशन रेट जो है वो लगातार अप्रैल मंथ से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव में ही जा रहा है, और जून में ये वैल्यू थी -4.12%। ओके, और इसको अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो जुलाई में लास्ट ईयर जो है ये वैल्यू थी 14.07%, और ये वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे WPI बेस्ड इन्फ्लेशन जुलाई में रिकॉर्ड किया गया -1.36%। अच्छा, कल वाली क्लास में इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ढेर सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के नोट्स बनवाए थे, तो आप उनको एक बार ज़रूर रेफर कर लीजिएगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फैक्ट एंड फिगर के जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, रेपो रेट कितना है एज ऑफ अगस्त 2023 हाल ही में हुई MPC मीटिंग के बाद? तो ये वैल्यू है 6.5% पे। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन किया है इंडिया के लिए? ये है 6.5%, और याद रखना है आपको कि CPI बेस्ड इन्फ्लेशन फोरकास्ट RBI का है 5.4%। तो जो भी कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अगर हमारे ग्रोथ को लेके या GDP को लेके कोई फोरकास्ट करते हैं, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2 कंपनीज़ को सेलेक्ट किया है कि वो इनके लिए सिस्टम्स को डेवलप करेंगे जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाएगा फॉर सुपरवाइजरी फंक्शन। ये 2 कंपनीज़ कौन सी हैं आपको ये बताना है। तो इसमें पहला है एक्सेंचर, इसके बारे में हमने कल ही बात करी थी, और सेकंड है इसमें मैकेंजी। ठीक है, तो RBI ने इन 2 कंपनीज़ को सेलेक्ट किया है। RBI के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास। याद रखिएगा, इनको इस साल का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ फ्लैग्ड इरेगुलरिटीज इन विच स्कीम? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने किस योजना में अनियमितताएं उजागर की हैं? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहले कौन है, इसका जवाब आप कमेंट से बताएंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने ढेर सारी पोस्ट जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था, और वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई हैं इन अवॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स बाय एजेंसीज जो कि इम्प्लीमेंट करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड हाईवे के प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, तो जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने डिसीजन लिया था कि ये एलिवेटेड कैरेज वे बनवाएंगे ऑन द हरियाणा पोर्शन ऑफ द एक्सप्रेस वे, और इसके लिए इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी उसको 251 करोड़ रुपीज़ पर किलोमीटर कर दिया, जबकि ओरिजिनली कितना अमाउंट अप्रूव किया गया था इसके लिए? 18.2 करोड़ रुपीज़ पर किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेजर डिफरेंस है इसमें। और NHAI जो है ये एक्सप्रेसवे को बिल्ड कर रहा है अंडर द भारतमाला प्रोग्राम। तो हाल ही में इंडिया के कैग ने कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई हैं इस भारतमाला प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो सब लोग कमेंट से बताएंगे कि हमारे फिलहाल कैग कौन है। चलिए क्विकली यहाँ पे कुछ स्कीम्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आजकल चर्चे में है। इसमें फर्स्ट है गोधन न्याय योजना, और ये स्कीम है छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर भूपेश बघेल। फिर सेकंड है नया सवेरा स्कीम। ये किसी स्टेट की स्कीम नहीं है, लेकिन ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। बेसिकली इसमें स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट 6 रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज़, ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके और वो अपने लिए कुछ कर सकें। फिर थर्ड स्कीम है यहाँ पे लाडली बहना। इसके बारे में तो आपको रट गया होगा, हमने इतनी बार इसको पढ़ा है। लाडली बहना योजना है मध्य प्रदेश स्टेट की। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ है यहाँ पे अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, और ये है गुजरात स्टेट की स्कीम। ओके, बेसिकली ये एक तरह की एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है जिसको कि लेबरर्स की वेलफेयर के लिए लॉन्च किया गया है। फाइन। फिर इसके बाद एक और है जिसका नाम है शुभ यात्रा स्कीम,
और शुभ यात्रा है केरला स्टेट की। इसमें बेसिकली ओवरसीज़ इमाइग्रेंट्स जो हैं उनके सपोर्ट के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। फाइन, सब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि मिशन वात्सल्य जो है ये किन लोगों को बेनिफिट करता है, मतलब इसके बेनिफिशरीज कौन हैं। बूढ़े लोग हैं या रेप विक्टिम्स हैं या बच्चे हैं या फिर विधवाएं हैं, कौन है इसका बेनिफिशरीज, आपको उसका जवाब कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावी आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। मावी द्वीप जो खबरों में था ये किस देश में स्थित है? तो ये सेकेंड लार्जेस्ट हवाइन आइलैंड है जो कि लोकेटेड है यूएस में। किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल डिजास्टर आया है, न्यूमरस वाइल्ड फायर्स के केसेस यहाँ पे देखने को मिले हमें, और इसकी वजह से अब तक 55 लोगों की डेथ हो चुकी है और बहुत सारे लोगों को उनके घरों से डिस्प्लेस कराया गया। साथ ही बहुत सारे स्ट्रक्चर बिजनेस ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो है चर्चे में था। याद रखिएगा मावी आइलैंड कहाँ पे है? यूएस में। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ साइक्लोन्स की। इसमें सबसे पहला है साइक्लोन बिपरजॉय। पिछले दिनों आपने इसके बारे में सुना होगा। साइक्लोन बिपरजॉय कहाँ से अराइज हुआ था? तो ये अराइज हुआ था साउथ ईस्टर्न अरेबियन सी से और इसने हिट किया था हमारे वेस्टर्न कोस्ट को। ठीक है, फिर सेकेंड है साइक्लोन मोका। साइक्लोन मोका ने हिट किया था म्यांमार कंट्री को और म्यांमार को फर्दर हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक और ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। किस लिए लॉन्च किया था? बेसिकली ये सूडान कंट्री से रिलेटेड है क्योंकि सूडान कंट्री में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे थे जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया ताकि जो सूडान में इंडिया के सिटीजन्स फंसे हुए हैं उनको वापस घर लाया जा सके। और इस दौरान सूडान में बहुत सारे हिक्की पिक्की ट्राइब के बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनको सेफली इंडिया लाया गया और इसी वजह से ये ट्राइब फिर न्यूज़ में आ गई थी। हिक्की पिक्की ट्राइब जो है ज़्यादातर कर्नाटका स्टेट में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट इन 2023। हाल ही में 2023 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किए गए प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का नाम क्या है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है विंध्यागिरी को जो कि प्रोजेक्ट 17A की फ्रिगेट है। कहाँ पे? एट द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इन कोलकाता। और इसका नाम विंध्यागिरी बेसिकली पड़ा है एक माउंटेन रेंज के ऊपर जो कि कर्नाटका में लाई करता है। याद रखिएगा ये 6th वेसल है इन द सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट और टोटल इसमें 7 फ्रिगेट्स रहने वाली हैं जो कि फिलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एट मेज़ागॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड GRSE। फाइन, तो हाल ही में इस फ्रिगेट को लॉन्च किया गया है और इसका नाम है विंध्यागिरी। यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंडियन नेवी शिप्स की। इसमें सबसे पहला है INS सुजाता। INS सुजाता कुछ दिनों पहले गया था मोजाम्बिक कंट्री को विजिट करने एज अ पार्ट ऑफ इट्स ओवरसीज डिप्लॉयमेंट। पर्पस क्या था? दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो नेवीज़ हैं उनके बीच में बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करना और म्यूचुअल कोऑपरेशन को इन्हांस करना। ठीक है, याद रखिएगा INS सुजाता एक सुकन्या क्लास की पेट्रोल वेसल है इंडियन नेवी की। ठीक है, फिर सेकेंड है यहाँ पे INS विक्रांत और ये एक तरह की एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको कि इंडिजिनस तरीके पे तैयार किया गया है। इसको कंस्ट्रक्ट किया है कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड ने और इसको कमेंस किया गया था 2022 में। बेसिकली ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत हैवी है। ये अपने साथ लगभग 26 MiG-29K को कैरी कर सकती है या फिर 26 राफेल फाइटर जेट्स इसमें रखे जा सकते हैं। ओके, किस कंट्री ने हेल्प किया है हमको INS विक्रांत को डेवलप करने में? ये कंट्री है रशिया। और इसके अलावा जो सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अंत्रोथ। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला था इसका नाम क्या है? अरनाला। इस सीरीज में जो पहली क्राफ्ट थी उसका नाम था अरनाला, सेकेंड वाले का नाम है अंत्रोथ। ठीक है, फिर कुछ दिनों पहले INS मगर चर्चे में था क्योंकि INS मगर हाल ही में डीकमीशन हो चुका है और इसने इंडियन नेवी को अपनी बहुत इमेंस सर्विस प्रोवाइड करी है काफ़ी सालों तक। फिर इसके बाद INS किरपन भी चर्चे में था क्योंकि INS किरपन को हमने डीकमीशन करके हाल ही में वियतनाम कंट्री को गिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि वियतनाम को हाल ही में इंडिया ने कौन सी शिप अपनी गिफ्ट करी है? याद रखिएगा INS किरपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द स्पंज सिटी इनिशिएटिव इन 2015? 2015 में किस देश ने स्पंज सिटी पहल शुरू करी है? तो ये इनिशिएटिव है चाइना कंट्री का। इसको 2015 में इन्होंने लॉन्च किया था ताकि जो अर्बन फ्लड रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके और इसके थ्रू बेटर यूज़ होगा रेन वाटर का
थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग ट्विक्स। ठीक है, तो चाइना को हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स दिखाई दिए हैं चाइना में, और इसकी वजह से चाइना में जो भी सिटीज़ हैं वो काफ़ी बुरी तरह डैमेज हो रही हैं, और जाहिर सी बात है काफ़ी लोग इसमें मारे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा पता चला कि जो स्पन सिटी इनिशिएटिव इन्होंने 2015 में लॉन्च किया था फ्लड रिस्क को कम करने के लिए, वो बिल्कुल भी इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी वजह से ये इनिशिएटिव आजकल इनका चर्चे में है, याद रखिएगा, ये चाइना का है। चाइना जो है कुछ दिनों पहले अपनी कैपेज स्ट्रैटेजी की वजह से भी न्यूज़ में था, जो इन्होंने यूज़ किया था अगेंस्ट यूएस। ठीक है, देखिए इसके अलावा कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है ग्रेस ट्विन सैटेलाइट्स को। तो इसको जॉइंटली लॉन्च किया गया 2002 में बाय द स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूएस एंड जर्मनी। और हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में एक रिसेंट स्टडी हुई जिसके मुताबिक जो ड्रॉट्स हैं पूरी दुनिया में वो बहुत ज़्यादा हैं दैन इंडिकेटेड बाय डेटा फ्रॉम द ग्रेस। ग्रेस क्या है? ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम 2002 टू 2017। ठीक है, सिंपली याद रखना है आपको कि ग्रेस ट्विन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है यूएसए एंड जर्मनी ने। फिर इसके अलावा अकॉर्डिंग टू एलिफेंट सेंसस 2023, क्या आप बता सकते हैं किस स्टेट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिफेंट्स मौजूद हैं? तो ये स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स हैं, और कर्नाटका और तमिलनाडु में हमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला नंबर ऑफ एलिफेंट की पॉपुलेशन में, लेकिन केरला में इनका जो नंबर है वो लगभग 1/2 हो गया है, रिड्यूस। ठीक है, और ये जो है एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेट है, रिसेंटली पब्लिश हुए हैं, और इसको शेयर किया सदर्न इंडियन स्टेट्स ने। फाइन, तो स्पेशलिस्ट ऐसा मानते हैं कि पॉपुलेशन अभी भी एलिफेंट्स की स्टेबल है और गुड हेल्थ में है, लेकिन डिक्लाइन इस वजह से हुआ है क्योंकि एलिफेंट्स जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। फाइन, तो फिलहाल सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिफेंट्स कौन से स्टेट में मौजूद हैं? तो ये स्टेट है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज सैंक्शनड अ स्कीम फॉर इम्प्रूविंग बैंकिंग पेनिट्रेशन इन ओवर 6000 पंचायत? किस राज्य ने 6000 से अधिक पंचायतों में बैंकिंग पहुंच में सुधार के लिए एक योजना को मंजूरी दी है? एक्चुअली ओडिशा स्टेट के अंदर लगभग 6798 पंचायत हैं, जिसमें से 65% पंचायत ऐसी हैं जिनके पास किसी तरह का बैंकिंग पेनिट्रेशन मौजूद नहीं है, और यही रीज़न है कि स्टेट कैबिनेट ने एक स्कीम अप्रूव करी है जिसमें कि बैंकिंग आउटलेट्स को ओपन किया जाएगा लगभग 4373 पंचायत में, और इसके लिए बजट आउटले तैयार किया गया है 500 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो इसका एम क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करना, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन कोऑर्डिनेशन विद 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स फेज्ड मैनर में। फाइन, तो हाल ही में ओडिशा स्टेट ने ये स्कीम सैंक्शन करी है जिसमें कि बैंकिंग पेनिट्रेशन को इम्प्रूव किया जा रहा है टोटल 6000 या उससे भी ज़्यादा पंचायत में। अच्छा, इसके अलावा कौन से इंस्टीट्यूशन है जिसने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं ऑन डॉक्टर्स रिफ्यूज़ल टू ट्रीट द पेशेंट्स? तो ये है नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं जिसमें इन्होंने ये बताया है कि किस तरह से आप ट्रीटमेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर पेशेंट एग्रेसिव है तो कर सकते हैं आप, साथ ही लेकिन आपको कुछ जेनरिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब करनी होंगी। इसके अलावा और भी चीज़ें बहुत सारी इसमें दी हुई हैं, लाइक प्रेस्क्रिप्शन मेंशंस, परमिशिबल एडवर्टीजमेंट आप क्या दे सकते हैं, टेली कंसल्टेशन प्रैक्टिसेस आपकी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो बस ये याद रखिएगा कि डॉक्टर्स रिफ्यूज़ल टू ट्रीट पेशेंट की गाइडलाइंस हाल ही में जारी करी है नेशनल मेडिकल कमीशन ने। ठीक है, फिर इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डेटा के मुताबिक बीएसएफ ने सबसे ज़्यादा हीरोइन कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से सीज किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक लगभग 506.241 किलोग्राम की हीरोइन इन्होंने सीज की है पंजाब स्टेट से 2020 में, और अगर इस साल की बात करें तो अब तक मतलब 30 जून तक अगर हम डेटा देखें तो 248.103 kgs ऑफ हीरोइन अब तक पंजाब से जब्त किया जा चुका है। ठीक है, तो पिछले 3 सालों में बीएसएफ ने सबसे ज़्यादा हीरोइन कॉन्फिस्केट किया है पंजाब और राजस्थान से, और सबसे ज़्यादा गांजा इन्हें मिला है त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के स्टेट से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे हीरोइन के मामले में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ से बरामद हुई? पंजाब से, और गांजा के मामले में त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा गांजा कॉन्फिस्केट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा डागर हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट? खबरों में नजर आई दीक्षा डागर कौन सा खेल खेलती हैं? तो दीक्षा डागर ने हाल ही में बेस्ट एवर शो प्रोड्यूस किया है इन मेजर्स, क्योंकि इन्होंने वुमेन्स ओपन को फिनिश किया एट
टाइड 21, ठीक है। इनकी कंपैट्रियट अदिति अशोक जो हैं ये T40 पोजीशन पे रहीं और ये जो हैं T22 पे थी एट द 2018 वुमेन्स ओपन। तो दीक्षा जो है ये 2 टाइम LET विनर भी रह चुकी हैं और कुछ दिनों पहले इन्होंने अपना मेजर फर्स्ट कट कंप्लीट किया था, राइट। तो बस याद रखिएगा दीक्षा डागर एक गोल्फर हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुआ है ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए? ये हैं एक्टर शाहरुख खान, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें 25th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की, तो इसमें इंडिया जो है कितने मेडल जीत चुका है? इसमें इंडिया ने 27 मेडल्स ओवरऑल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं और 19 ब्रोंज हैं। कौन सी कंट्री टॉप मोस्ट पोजीशन पे रही? चाइना के बाद सेकंड पे था जापान रनर अप और थर्ड पोजीशन पे थी इंडिया, ठीक है। अगर वेन्यू आपसे पूछा जाए कि इस एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए वेन्यू क्या था, तो याद रखिएगा ये हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे 83rd ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? इनका नाम है आदित्य सामंत, जो कि महाराष्ट्र स्टेट को बिलोंग करते हैं, राइट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसमें कि इंडिया ने इसको जीत लिया है। किस कंट्री को हरा के? आंसर है मलेशिया, ठीक है, मलेशिया को हरा के। और फिर हमने ये भी देखा था कि बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है कुछ दिनों पहले? मैक्स वर्स्टैपेन ने। और मैक्स वर्स्टैपेन ने इसके अलावा हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है इस साल और इसके अलावा ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। और भी बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्सेस हैं जो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीते हैं इस साल, फाइन। आपको बताना है कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च अ नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव फॉर लिम्फेटिक फाइलेरिसिस? किस देश ने लिम्फेटिक फाइलेरिसिस के लिए राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की पहल शुरू करी है? तो हाल ही में हमारे मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने लॉन्च किया है सेकेंड फेज एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम का फॉर लिम्फेटिक फिलियारिसिस। और ये एक तरह की ट्रॉपिकल पैरासिटिक डिजीज़ है जो कि स्प्रेड होती है बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज जो अफेक्ट करते हैं लिम्फ नोड्स को और वेसल्स को, ठीक है। तो हाल ही में इंडिया ने लॉन्च किया है ये नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव लिम्फेटिक फिलियारिसिस के लिए। फिर इसके अलावा क्या बता सकते हैं कि हम कब ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल? तो इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 9 अगस्त को, ताकि हम जो रोल है इंडिजिनस पीपल्स और लोकल कम्युनिटीज़ का कंजर्वेशन के अंदर उसको रिकॉग्नाइज कर सकें, फाइन। फिर इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में सिक्किम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की नींव रख दी गई है। किसने रखी है? चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम मिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने। और इसी के साथ ही एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रहेगा फॉर एजुकेशन ऑन द टॉपिक्स जो कि रिलेटेड होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग से, फाइन। और सिक्किम असेंबली ने सिक्किम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट 2023 को पिछले ही साल पास किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की नींव किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हाल ही में रखी गई है, तो याद रखिएगा ये स्टेट है सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2023? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय निरसन और संशोधन विधेयक 2023 से संबंधित है? तो हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने प्रेजेंट किया है रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2023 को राज्यसभा में फॉर कंसिडरेशन। और इसमें रिपील किए जा रहे हैं 65 आउटडेटेड लॉज को और साथ ही जो फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट है 2011 का उसको अमेंड किया जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है इस बिल का, उसमें टोटल 24 लॉज दिए गए हैं जिनको कि रिपील किया जाएगा। इसमें से 16 जो हैं ये अमेंडिंग एक्ट्स हैं और 2 जो हैं ये 1947 के पहले ही फॉर्म किए जा चुके थे, ठीक है। और लोकसभा ने इस बिल को अप्रूवल दे दिया है। तो रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल किसका है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र एप्लीकेशन को किस मिनिस्ट्री ने हाल ही में लॉन्च किया है, तो ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से। बेसिकली इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस जो कि काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इन्होंने इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। समुद्र का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो फुल फॉर्म है स्मार्ट एक्सेस टू मरीन यूजर्स फॉर ओशन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज, ठीक है। इसका एम क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑफर करना ऑन ऑल ओशन रिलेटेड सर्विसेज, जो कि सी फेयरर्स और फिशिंग कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगा, ओके। तो समुद्र एप्लीकेशन नाम से ही समझ में आ रहा है किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का। फिर इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हाल ही में लॉन्च किया है एक ग्राफीन
ऑरोरा प्रोग्राम। तो इससे रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। कहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है? कोची, केरला स्टेट में। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, जिसको कि ज्वाइंटली फंड कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स। और इसका टोटल बजट आउटले तैयार किया गया है 94.85 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो लॉन्च कर रही है ग्राफीन और ऑरोरा प्रोग्राम को? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू नेम फॉर द लीगल कोड फॉर इंडिया रिप्लेसिंग इंडियन पेनल कोड? भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारत के लिए कानूनी संहिता का प्रस्तावित नया नाम क्या है? तो आईपीसी का नाम पलट के अब रखा जा रहा है भारतीय न्याय संहिता, और इसके थ्रू प्रीवियसली कंट्रोवर्शियल आईपीसी सेक्शन 377 को बेसिकली ओमिट किया जा रहा है, जिसमें कि होमोसेक्सुअल एक्ट्स को क्रिमिनलाइज घोषित किया गया था, लेकिन बाद में जाके 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर हटा दिया था। ठीक है, तो बस सिंपली आपको याद रखना है कि इंडियन पेनल कोड का नाम पलट के भारतीय न्याय संहिता रखा जा रहा है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि अब से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का नाम पलट के क्या होने वाला है? इसका नाम है IIM मुंबई, और इसी के साथ ये सेकंड IIM रहेगा महाराष्ट्र स्टेट में। फर्स्ट वाला कौन सा है? IIM नागपुर। ओके, अच्छा, कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी होस्ट है ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का? तो ये जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसको को होस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। ठीक है, कहाँ पे ये टेक प्लेस हुई है? गांधीनगर, गुजरात में। ये एग्जीबिशन बेसिकली सर्व करता है एज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्प्ले ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्ल्ड वाइड, और इसमें इंटरकनेक्टेडनेस को शोकेस किया जाएगा ट्रेडिशनल मेडिसिन की विद द नेचुरल इन्वायरमेंट। बस इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए होस्ट है गुजरात स्टेट। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, साथ ही पुराना भी काफ़ी कुछ हमने आज रिवाइज किया है। इसी तरह से पढ़ते रहिए, और करंट अफेयर्स में जो आपका स्कोर है उसको थोड़ा सा ट्रैक किया करिए कि आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो आप अपने मॉक्स में देख सकते हैं, या अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आप एग्जाम में देखा करिए कि आपको करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस वहाँ पर आ रहे हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी उसका जवाब देने की। चलिए अब आपकी क्विज पे चलते हैं, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम पीछे ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपकी बारी है इनका जवाब लिखने की, तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़िए, और फिर इसमें से जितने भी आपको आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.